हफ्ते दिल्ली में जो कार धमाका हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया है। पहले तो लगा कि ये बस एक हादसा है, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ये एक आतंकी हमला था। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। हाँ, ये सिर्फ एक गाड़ी में हुआ धमाका नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं उलझी हुई है। और ये कहानी अब धीरे धीरे खुल रही है। इस धमाके की गूंज सिर्फ दिल्ली की सड़कों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी बड़ी नीतियों तक पहुंच रही है। और ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो देश की सुरक्षा के सबसे बड़े फैसले लेती है, उसकी एक बहुत अहम मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद सरकार ने साफ साफ कह दिया ये एक आतंकी घटना है। अब जब सरकार ऐसा कहती है तो इसका मतलब साफ है कि मामला बहुत गंभीर है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। तो सरकार ने ऑफिशियल तौर पर कहा क्या है? चलिए सीधा उनकी कैबिनेट रेजोल्यूशन की जो खास बातें हैं उन पर नजर डालते हैं। इससे हमें इस मामले की परतें समझने में मदद मिलेगी। इस रेजोल्यूशन से भारत का स्टैंड एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सरकार कह रही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का काम है, एक घिनौना आतंकी हमला। और आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसे फिर से दोहराया गया है। मतलब मैसेज एकदम साफ है, जो भी अपराधी हैं और जिन्होंने भी उनकी मदद की है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक पेंच है। जो कहा गया उससे कहीं ज्यादा जरूरी वो है जो नहीं कहा गया। और यहीं से इस मामले का सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू होता है। एक ऐसी चुप्पी जो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। सरकार ने अपने बयान में अपराधी, सहयोगी, साजिशकर्ता जैसे शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने किसी भी देश या किसी भी आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया। तो सवाल यही उठता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें आखिर है कौन? इशारा किसकी तरफ है? और देखिए, ये चुप्पी इसलिए और भी अजीब लगती है क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। अगर हम याद करें, पुलवामा जैसे जो पिछले बड़े हमले हुए थे, उनमें कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान और जैश-ए-मोहम्मद का नाम बिल्कुल साफ साफ ले लिया गया था, सीधा आरोप लगाया गया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। जानबूझकर एक न्यूट्रल भाषा इस्तेमाल हो रही है। सवाल है, ऐसा क्यों? अब इस चुप्पी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। मतलब ये हमला किस माहौल में हुआ है। असल में ये हमला भारत की एक बहुत ही मजबूत आतंकवाद विरोधी नीति, उसकी एक रेड लाइन का सीधा सीधा टेस्ट है। तो ये रेड लाइन पॉलिसी है क्या? आसान भाषा में समझिए। इसका मतलब है कि भारत अब आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वाले, उन्हें स्पॉन्सर करने वाले देशों में कोई फर्क नहीं करता। मतलब अगर जैश-ए-मोहम्मद हमला करता है तो ये हमला पाकिस्तान का माना जाएगा। ये एक लक्ष्मण रेखा है जो बहुत ही साफ शब्दों में खींच दी गई है। और जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली में जो धमाका हुआ वो कोई रैंडम घटना नहीं थी। ये जानबूझकर भारत की इसी रेड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश थी, ये देखने के लिए कि भारत इस पर रिएक्ट कैसे करता है। तो सवाल फिर वही है, अगर ये एक टेस्ट था तो सरकार सीधे सीधे किसी का नाम क्यों नहीं ले रही? इसका जवाब दुश्मनों की एक नई और बहुत ही खतरनाक चाल में छिपा है। ये आतंकवाद का एक नया प्लेबुक है। इस नई स्ट्रैटेजी को नाम दिया गया है हाफ फ्रंट। ये हाइब्रिड वॉरफेयर का ही एक रूप है। इसमें होता क्या है कि विदेशी ताकतें खुद सामने नहीं आती, बल्कि वो उसी देश के यानी भारत के ही कुछ नागरिकों को कट्टरपंथी बनाती हैं, उन्हें ट्रेन करती हैं और फिर उन्हीं से हमले करवाती हैं। इससे होता ये है कि वो सीधे सीधे जिम्मेदारी से बच जाते हैं। और ये काम कैसे करता है? इसका एक पूरा तरीका है। स्टेप 1, स्थानीय नागरिकों को रिक्रूट करो, और इसमें पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स पर खास नजर होती है। स्टेप 2, उन्हें कट्टर बनाओ, ट्रेनिंग दो, हथियार दो। स्टेप 3, देश भर में जो स्लीपर सेल्स का नेटवर्क है उसे एक्टिवेट करो। और सबसे जरूरी स्टेप 4, जो विदेशी स्पॉन्सर है वो साफ मुकर सकता है। वो कह सकता है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमला करने वाले तो आपके ही देश के लोग हैं। इसे कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का मकसद क्या है? मकसद है देश के अंदर केओस फैलाना, अविश्वास का माहौल बनाना, जबकि जो असली मास्टरमाइंड है वो पर्दे के पीछे बिल्कुल साफ सुथरा बना रहता है। तो अब सवाल यह है कि भारत इस नए और कॉम्प्लेक्स चैलेंज का जवाब कैसे दे रहा है? जवाब भी जैसा कि चैलेंज है, कई लेयर्स में दिया जा रहा है। एक लड़ाई देश के अंदर लड़ी जा रही है और दूसरी बाहर।
सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? वो है पहले अपने घर को साफ करना। क्योंकि हमलावर इस बार अपने ही देश के नागरिक हैं, इसलिए अधिकारियों का पूरा फोकस सबसे पहले देश के अंदर फैले इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने पर है, ताकि भविष्य में ऐसे हमले हो ही न सके। और ये काम सिर्फ बातों में नहीं, जमीन पर हो रहा है, बड़े पैमाने पर। इस धमाके के बाद से अब तक पूरे देश में 300 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा खुद बताता है कि ये आंतरिक जांच कितनी सीरियस है। और मैसेज भी क्लियर है, देश के अंदर आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा काम चल रहा है, सबूतों को जोड़ने का। एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है, जैसे कि डिजिटल ट्रेल्स को ट्रैक करना, विदेशी हैंडलर्स के साथ जो एन्क्रिप्टेड चैट्स हुई हैं उन्हें डीकोड करना, पैसे के लेन देन पर नजर रखना कि तुर्की और दोहा से हवाला का पैसा कैसे आया। फोरेंसिक सिग्नेचर का एनालिसिस हो रहा है। यहाँ तक कि सैटेलाइट इंटेलिजेंस से ये भी मॉनिटर किया जा रहा है कि क्या उस दौरान विदेशी मिलिट्री कम्युनिकेशन में कोई स्पाइक आया था। हर एंगल से जांच हो रही है। और इस पूरी मेहनत का, इस पूरी कवायद का सिर्फ एक ही मकसद है, जो लोकल हमलावर हैं और जो उनके विदेशी स्पॉन्सर हैं, उनके बीच एक ऐसा पक्का, ऐसा आयरन क्लैड लिंक बनाना जिससे कोई भी झुटला न सके। एक ऐसा सबूत तैयार करना जो पूरी दुनिया के सामने इस साजिश को बेनकाब कर दे। और यहीं पर हम आज की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक चुनौती पर पहुंचते हैं। ये जो नए किस्म का युद्ध है, इसने हमारे सामने एक नई दुविधा खड़ी कर दी है। एक ऐसा चैलेंज जिससे निपटने के लिए पुरानी रणनीतियां शायद काफी न हों। और सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही मुश्किल। सोचिए, जब हमला करने वाले अपने ही देश के नागरिक हों, लेकिन उनको स्पॉन्सर करने वाले, उनको निर्देश देने वाले विदेशी हों, तो एक देश को क्या करना चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए? यही वो सवाल है जो आने वाले समय में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की पूरी दिशा तय करेगा।